अपने तमाम देखने और सुनने वालों का FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से। और आज है हफ्ते का दिन और दोपहर के 3 बज चुके हैं और आपको पता है कि आज के दिन हम और आप मिलते हैं अपनी ख़ास शख्सियत से, अपने ख़ास मेहमान से, जिनसे आपको मुलाकात कराते हैं, क्योंकि ये दिन है मुलाकात का। और इसलिए हम आवाज़ लगाते हैं और आओ जी आपकी मुलाकात आई है जी। तो मुलाकात तो आ चुकी है। मुलाकात आज मैं करवा रहा हूँ आपकी अपने मुल्क की एक ऐसी जानी पहचानी शख्सियत से और ऐसी शख्सियत के जिसको हम बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं, बचपन से हमने देखा। और ख़ास तौर पे वो दौर के जब पीटीवी का दौर था, पीटीवी का दौर के ड्रामे, वो दौर फिर आपको पता है कि वो दौर आज भी हम याद करते हैं कि जब ड्रामा आता था तो रोड पे सड़कों पे सन्नाटा हो जाता था और दुकानें बंद हो जाती थी कि वो ड्रामा आ रहा है जी और ये ड्रामा आ रहा है। वो सारे ड्रामे वारिस है, बड़े याद का ड्रामे हैं, वो लेजेंड्स भी हमारे। और माशाल्लाह उन्हीं लेजेंड में से एक लेजेंड आज मेरे साथ मौजूद है। बड़ी आरजू थी कि गुल के रूप करते और आज बहुत अरसे, इससे पहले भी कई बार मेरी बात हुई, मगर इत्तेफाक है कि बस हर चीज़ का वक्त होता है और वो वक्त जब आता है तो कहते हैं आदमी सामने मौजूद होता है। तो इसलिए आज हमारे साथ मौजूद है अपने मुल्क की हमारी जानी पहचानी शख्सियत और बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही नाइस पर्सन है। मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि मेरे फ़नकार तो अपनी जगह मौजूद हैं, मगर मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, बल्कि भाई हैं मेरे। और आज हमारे साथ मौजूद है जनाब कैसर ख़ान निज़ामानी साहब और खुश आमदीद कहूँगा FM 100 पाकिस्तान की मुलाकात में। आज इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अजमल साहब और FM 100 सुनने वाले तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। सर अब सामीन के साथ नाज़रीन भी है ना? नाज़रीन तो फेसबुक पे है ना? फेसबुक पे। चलिए जी, तमाम नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। सुन लो देखने वालों को है बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक बात में मुझे थोड़ा सा इतराज़ है कि आप ये फरमा रहे हैं कि वारिस ड्रामा नहीं भाई, वारिस के दिनों में तो मैं खुद छोटा सा था। मैं टीवी पे आया, सीरीज वही है ना? नहीं उसके बाद के आप 90 में आए? हाँ, मैं 90 में आया। अच्छा यार, और क्या? मैं जहाँ तक मैंने कौन सा ड्रामा आपके पुराने देखे? मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ ये सर इतनी नहीं हो रही सर, आप घुमा के नहीं थे मुझे सर। मैं सच बता रहा हूँ। नहीं, मैं मतलब ज़ेबा शहनाज आपस से जब कभी बात होती है, कभी प्रोग्राम में किसी मुलाकात होगी, काम करते हैं ना, देखिए मेरे सफ़ेद बालों का ये आप ख्याल कर लीजिए ताकि मैं फिर आप मेरी फिर रिस्पेक्ट करें, मेरी इज्जत करें आप। ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, मैंने इसीलिए आपको लेजेंड्स कहा। मैंने इसलिए तो मैं लेजेंड नहीं हूँ, मैं एक आम सा आदमी हूँ। और हम जितने भी देखने और सुनने वाले हम सब हम आम लोग हैं। बेशक आप एक खास आदमी हैं जो कि यहाँ पर बैठ के सबके लिए एक प्रोग्राम तरतीब देते हैं और हमारे देखने और सुनने वालों की जो पसंदीदा शख्सियात हैं उनसे मुलाकात का एक मौका फराहम करते हैं। तो आप बड़े आदमी हैं और हम लोग जो हैं हम लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी मोहब्बत है। और हम बस हमारी यही दुआ है कि आपको अल्लाह ताला इसी तरह अच्छे प्रोग्राम्स करने की तौफीक अता फरमाए और आप कंटिन्यू करते जाएं। आमीन आमीन आमीन। आप सबकी दुआओं की वजह से है, कैसे भाई, आपकी दुआओं की वजह से है सब कुछ। दुआएं हैं सब कुछ बस सर। अब तो आप पता आज के दौर में से दुआएं हैं बस। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दुआओं में भी थोड़ा सा मुखलिस होना बड़ा ज़रूरी है। दुआ में मुखलिस होना चाहिए। ये रिलीजियस अगर हम बातें करेंगे ना तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। वो तो है कि बात निकले कि कहीं दूर तक चली जाएगी। एग्जैक्टली। मगर हमारे नाजरीन जो हैं वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि रिलीजियस प्रोग्राम देखने की मूड में नहीं होंगे और वो अभी आपके हवाले से कोई बात करना चाहेंगे, आपसे कोई बात सुनना चाह रहे होंगे, कोई गीत सुनना चाह रहे होंगे और जो आजकल के हालात हैं फाइनेंशियल्स और जियोपॉलिटिकल, शायद उस हवाले से कोई गुफ्तगू सुनना चाह रहे होंगे। और ज़ाहिर है हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न देखना चाह रहे हैं। बेशक हमारी तो आरज़ू ये कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर, क्योंकि मुल्क तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि जब हम तरक्की का सोचेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा ना। ऐसे ही है। मतलब अगर हम ही ना सोचें, मैं अपने मुल्क से मुखलिस ही ना हूँ, तो मेरा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम सबको ईमानदार और मुखलिस होना पड़ता है अपने आप से, अपनी फैमिली से, अपने मोहल्लेदारों से, अपने शहर, सूबे और मुल्क से। बेशक हुकूमत की जिम्मेदारी तो बाद में आती है। मैं जब हुकूमत कोई भी हो, हाँ कोई भी हाँ, ये मतलब पहले हम तो अपने आप से सच्चे हो। बिल्कुल सही बात है। मैं अगर दूध में मिलावट करता रहूँगा या मिलावट किसी भी किस्म कोई भी हो तो क्या किसी पुलिस वाले दोस्त की कोई जिम्मेदारी है कि मुझे आके पकड़े? नहीं यार, पहले तो मैं अपने आप को सही करूँ ना। सही पकड़ा तो बाद में जाता है आदमी।
जब तक मैं अपने आप को सही नहीं करूंगा तब तक तो हम असल में हमारी बात वही कि हम वैसे शोर मचाते हैं, मतलब हमारा प्रोग्राम तो एंटरटेनमेंट, हम कहीं और आगे, मगर थोड़ा सा वही बात है कि हम आमतौर पर शोर मचाते हैं कि एहतसाब, हम अपना एहतसाब नहीं करते। बस मैं कहता हूँ कि हम अपना एहतसाब करें ना, तो हमारी जो आने वाली हमारी सुबह नई सुबह बड़ी ज़बरदस्त सुबह। बहुत अदब से, बहुत एहतराम से मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, क्योंकि देखिए मैं कोई अरबाब इख्तियार में से तो हूँ नहीं आप, और मैं और आप तो यहाँ टीवी पे बैठ के या रेडियो पे बैठ के हम बात कर सकते हैं ना। अगर हमारी खयानत कहाँ होगी कि हमारा जो अंदाज़ गुफ्तगू है वो अगर बुरा है, हमारे सामीन को, हमारे नाज़रीन को अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ हम खयानत कर रहे हैं। सही है, इसमें करप्शन इन्वॉल्व नहीं है। हम और आप करप्शन के जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं वो हमारे सामने। अकाउंटेबिलिटी जहां होनी चाहिए वहां अकाउंटेबिलिटी शायद नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से चीज़ों को बढ़ोतरी मिल रही है, चीज़ें समटाइम्स बढ़ जाती हैं। हम ये नहीं सोचते कि अक्रॉस द बॉर्डर जो लोग बैठे हैं या जो लोग पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल करते हैं उनके साथ गैर मुल्कियों का क्या बर्ताव होता हो, जब वो हमारे न्यूज़ चैनल समटाइम्स गैर जिम्मेदाराना जो जर्नलिज्म है वो देखते, बिल्कुल सही बात है। एक आम पाकिस्तानी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, शायद हम ये चीज़ नहीं सोचते। जिस दिन हम ये चीज़ भी सोचने लग जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाए। बेशक बात वही, सॉरी जी कंटिन्यू। नहीं आप कंटिन्यू करें। मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था, जब बात करने लग जाते हैं तो फिर वो अच्छा अचानक बहरहाल ये हमारा मौजू जो है वो तो एक हम कहीं से कहीं आ गए। वैसे ख़ास तौर पे हमारा जो इस प्रोग्राम का जो थीम है वो है एक एंटरटेनमेंट के हवाले से। हमारे मेहमान आते हैं, क्यों अगर कोई पॉलिटिकल आ रहा है तो उससे वही गुफ्तगू होती है, कोई अगर सोशल आ रहा है तो उससे वही गुफ्तगू हो रही है। आप माशाल्लाह दोनों उसमें, तो आपसे मल्टी टॉक होगी। हर आदमी जो है ना पाकिस्तान में, बिल्कुल सच में बात करूंगा कि तकरीबन हर शख्स सियासी समझ रखना शुरू हो गया है जब से सोशल मीडिया आया है। जब से सोशल मीडिया आया है, इस सोशल मीडियम की वजह से, हालांकि सोशल मीडियम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में, लेकिन आप यकीन माने कि बाहर ममालिक में लोगों को नहीं पता कि उनके मुल्क में कितनी सियासी पार्टियां हैं या कितने सियासी लीडर हैं, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क सबको में पता है, एक एक चीज सबको पता है कि किसने क्या खाया, किसके बोर्ड के खाने में क्या पका, किसकी गाड़ी पंचर हो गई, किसी को छींक आ गई, वो सब सोशल मीडिया पे आ रहा होता है और न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा होता है। ये नहीं होना चाहिए। हम अपनी लाइन ड्रॉ करें कि यार हमें लोगों को क्या दिखाना है और हम क्या न दिखाएं। सही बात है। ये सोचें कि हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माएँ वो भी टीवी चैनल्स देख रही होती हैं, वो भी सोशल मीडिया पे होती हैं, तो हम उनकी ज़हनी नशोनुमा, इब्लाग, हम वो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। सही बात है। पहले हम कहते थे ना कि टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, फिल्म, ये इब्लाग आमा। अब ये जो लफ्ज़ है, ये मैं क्या कहूँ, ये बिल्कुल ऑब्सलीट हो गया, नहीं मालूम लोगों को। सही बात है। तो इसमें कुछ गलती आपकी भी है, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं इस माइक्रोफोन के, जहां आप बैठ के लोगों से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। जिम्मेदार तो हर शख्स में अपनी जगह सब में जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे तो हम मुल्क हमारा ये भी तो तरक्की करेगा ना। मैं यहाँ बैठा हूँ, चैनल पर लोग बैठे हैं, या कोई भी किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ है, ये नहीं कि मीडिया, ये किसी भी फील्ड से किसी का भी ताल्लुक़ है, अपनी अपनी जगह वो अपनी जॉब अगर बिल्कुल मतलब अपनी जो भी इसके नेचर ऑफ जॉब है या ड्यूटी है, वो ड्यूटी पूरी ध्यानदारी से अदा कर रहे हैं, तो वो अपने मुल्क की तरक्की की राह में बिल्कुल साथ साथ है। वो साथ साथ है। वो अगर वो नहीं कर रहा तो बिल्कुल मुल्क की तरक्की नहीं चाहते, इसका मतलब है, क्योंकि वो खुद ज़हनी तो वो खुद ही सही नहीं है। वो भाई आपके पास कोई करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का बजट आता है? नहीं आता ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ना मेरे पास कोई अरबों करोड़ों का बजट आता है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। जिनके पास है उन्होंने करना है ना यार। हम और आप तो अपना काम कर रहे हैं ना भाई। सर बस सर ना छेड़ मलंगा ना छेड़ मलंगा, ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। ना छेड़ मलंगा सर। 6 एक्सीडेंट करवा चुके हैं, टांगों में रॉडें डल चुकी हैं, और फिर भी जो है ना छेड़ मलंगा सर, इसलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छी बात कि फिर से काम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, आप सबके दुआओं से शुक्र, फिर बैठ जाते, फिर जब बैठते अल्लाह ताला फिर कहता है कि चल भाई एक बार फिर ट्राई, तुझे मौका दे रहा हूँ, चल आगे निकल दे फिर। तो अल्लाह का बड़ा करम है। बहरहाल जी, और सिलसिला जो है वो बिल्कुल देखिए, कैसर भाई आज हमारे साथ मौजूद है, और कैसर भाई से बड़े अरसे से बात थी बहुत, इससे पहले कई बार हुआ था, इत्तफाक मसरूफियात की वजह से ही वो, मगर जब हर चीज़ का वक्त होता है तो वक्त होता है तो इंसान के सामने होता है। आज हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, बात कुछ चल रही थी कि आपने ज्वाइन जो है 90s में ज्वाइन किया था। हाँ जी। तो पहला कौन सा था आपका? पहला मेरा प्ले था शिकलियों, सिंधी प्ले था। अच्छा। उसमें 2 या 3 सीन से। अच्छा अच्छा। वो पहले ही होता था कि सिंधी प्ले जो है ना वीकली एक आता। हाँ, वीकली होते थे। और पीटीवी सेंटर से जो कराची सेंटर का हफ्ते में एक ड्रामा होता था, इस तरह लाहौर सेंटर का, क्वेटा, हिसार और रावलपिंडी, तो 5 ड्रामे होते थे और 5 सेंटर्स के। तो मैं चूंकि नया नया आया था तो शायद थोड़ा सा खुश शक्ल था, दाढ़ी वाड़ी भी नहीं थी, छोटा था, तो मुझे सिंधी और उर्दू दोनों में बैक वक्त काम मिलना शुरू हुआ था। तो पहला ही प्ले जब मैंने किया तो फिर सायरा काज़मी साहिबा ने मुझे तपिश जो प्ले था, तपिश, उसके लिए मेरे 14 ऑडिशंस हुए थे। और 14 ऑडिशन? जी 14 ऑडिशंस। और उन 14 ऑडिशंस के बाद फिर मुझे मौका मिला था, और मेरा डेब्यू था जो इस वक्त हमारे एक मिनिस्टर हैं जमाल शाह साहब। तो हम जो मैंने अपना डेब्यू उनके साथ में। अच्छा, क्या बात है, जमाल शाह साहब की क्या बात है। वो भाई वाकई मतलब खूबसूरतरीन, आज भी खूबसूरतरीन एक्टर। एग्जैक्टली, जबरदस्त। खालिद अनम, मैं, यासिर अख्तर, सानिया सईद, कैसर नकवी साहबा, अच्छा और पता नहीं कौन कौन थे उसके अंदर यार, तो याद भी नहीं है। 90 सारे तकरीबन माशाल्लाह हमारे तमाम। रुबीना अशरफ साहब। हाँ, रुबीना अशरफ भी आज भी देखें, रुबीना अशरफ आज भी वैसी ही। मतलब आप तो ऐसे कहते हैं जैसे मुझे बचपन से देख रहे हैं। भाई कौन सा बचपन, मेरा बचपन था यार वो, खुदा को माने अजमल भाई। नाजरीन आप भी देख रहे हैं यार। मुलाकात अजमल शोबे के साथ, और ये प्रोग्राम आप हफ्ते के 3 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ देखते भी हैं, और फेसबुक पर लाइव सुनते भी हैं और देखते भी हैं। और अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त, अगर प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, इसकी लाइव वीडियो देखना चाहते हैं, तो FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। FM 100 के पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर, जो कि facebook.com/FM247365 है, आप वहाँ जाएं, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करें। और अगर उसके अलावा अगर मेरा पेज आपके मौजूद, आप मेरे पेज पर अजमल खान शो भी आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। आप जहाँ चाहेंगे वो इस प्रोग्राम की वीडियो देख सकते हैं, और लाइव कमेंट्स आप कर सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और लाइव कॉल अगर करना चाहें तो 111-111-100 पर आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में हमारे आज के मौजूद मेहमान जनाब कैसर खान निज़ामानी से बात भी कर सकते हैं, मगर मुख्तसर बात होगी, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है। अच्छा कैसर भाई, वो पहला था, फिर तपिश था, उसके बाद ये सिलसिला माशाल्लाह 90 से आपका सिलसिला शुरू हुआ, और अभी भी आपका एक नया ड्रामा तो अभी भी एक गया जिसमें वो खातून से होती, वो सलमा से शादी होती, क्या वो कौन सा मैं देख रहा था, नाम भूल गया मैं उसका। होता ही है अजमल भाई के ड्रामे बन जाते हैं, नाम बाद में रखे जाते हैं, इसलिए मुझे सही मालूम है। अभी रिसेंटली जो बात जो आपकी इस गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ कि आपकी वजह से टीवी चैनल्स को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपने लाइव कर दिया सोशल मीडिया के हवाले से। हर आदमी के हाथ में अब टीवी है, ये अब तो ये टीवी, अब तो ये टीवी सब लोग यही देख रहे हैं। अब टीवी से तो लोग हट गए ना, इसका मतलब आपने तो जुल्म कर दिया नहीं भाई। ये तो अब इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, इनमें पेनल्टी पड़नी चाहिए। टीवी चैनल वाले सारे मिलके और ये जो है ना, अब आप देखें, ये लम्हा फिक्री आप सबके लिए। अब आपको भी जो है थोड़ा सा वक्त के साथ तब्दील होना पड़ेगा। सर बिल्कुल तब्दील होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अरे यार, आपको मैंने वीडियो भेजी थी हमारी ऑफ रोडिंग वाली, आपने वो तो देखी नहीं। अच्छा, इत्तेफाक है। ये ही जुल्म है। आपने भेजी कि मैं असल में फिर वो आपको बताया कि बस उस दरमियान में देख नहीं सका उसको। सही है। अच्छा, तो मतलब बताएं क्या ऑफ रोडिंग में क्या। भाई हमारा एक ग्रुप है ऑफ रोड वॉन्डरर्स का, ये नॉन कमर्शियल, नॉन कोई नहीं, आपस में 4-5 दोस्त हैं, अकील बेग साहब हैं, आसिफ भाई हैं, मुशीर भाई, हम लोगों ने मिला के अच्छा एक ग्रुप बना हुआ है ऑफ रोड वॉन्डरर्स का। और हम लोग अपनी गाड़ियों को कस्टमाइज करते हैं और पाकिस्तान घूमने निकल जाते हैं। अच्छा, गुड। ये एक हेल्थी एक्टिविटी है उन नौजवानों के लिए भी जो कि समटाइम्स बैठे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि क्या करें। तो भाई एक पुरानी सी गाड़ी खरीद लें और उसको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करें, उसको रीबिल्ड करें। एक दिन में ये काम नहीं होता, बिल्कुल होता है। कोई क्रिकेट का शौकीन होता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई मोटरसाइकिल का शौकीन होता है, कोई मुख्तलिफ लोगों के होते हैं। हमें शौक है, पुरानी गाड़ी खरीदी, बनाई और उसको चलाते हैं। कोई कारोबार नहीं है, कोई कमर्शियल नहीं है, कुछ नहीं।
तो मैंने वही वीडियो आपको भेजी। अच्छा, देखते तो आप मैं देखूंगा, मैं बिल्कुल गीत नहीं सुना रहे आप? कोई गीत वगैरह नहीं सुना रहे? नहीं, गीत असल में मैं सुनाता नहीं हूँ। मैं गीत जो मेहमान आते हैं उनसे सुनता हूँ। मैं हमारे मेहमानों का ये, हमारे जो वो सामीन है और नाज़रीन, वो कहते हैं गेस्ट आए तो उनसे गीत सुना करें आप। नहीं, फिर वो तो खरी खरी सुनाएंगे। तो हम तो तैयार होते हैं, हम तो कहते भाई हम तो सुनने के लिए तैयार, हर वक्त तैयार, हर लम्हे तैयार कामरान हैं हम। नहीं, आपका चूंकि रेडियो FM, वो मुझे आज तक वो याद है जिस तरीके से इसका प्रोमो होता था ना, 111 111 सर, आज भी वही सर, आज भी वही। तो उस पर तो हम गीत सुनते थे। हाँ, वो सर 111 तो देखो आपको अभी सुनाऊँ कि 111 वो जो हमारी कॉल का जो है, या उसके अलावा मैं आपको कराची का हमारा जो प्रोमो है पूरा जो हमारा चलता है, ये देखेंगे। देखिए जी, अक्रॉस पाकिस्तान सारे गिनवा दिए। अभी इसके बाद भी कुछ आ चुके हैं ये स्टेशन, इसके बाद भी स्टेशन हमारे कुछ हैं। अच्छा, ओके, तो बिल्कुल माशाल्लाह आपकी दुआ से। पड़ता है कि जब ये पहले ही पहला 95 23 मार्च 23 मार्च 1995 को लॉन्च हुआ, और माशाल्लाह से मतलब न्यू बॉर्न बेबी जो अब माशाल्लाह बूढ़ा हो गया हमारी तरह। बूढ़ा तो अभी नहीं हुआ, अभी तो मतलब 29 साल का अब हो जाएगा, 29 साल का हो जाएगा माशाल्लाह से। तो अभी तो नौखे जवान हुआ है ना। तो आपको कितना अर्सा हो गया काम? मुझे इतने साल हो गए, शुरू से मैं भी शुरू तो यहाँ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या, इतने अरसे में आपने क्या देखा? मैंने मेरी मतलब यूँ समझ लें, यहाँ इतने अरसे में ये मेरे साथ हुआ कि मेरा घर से ज़्यादा वक्त यहीं गुजरता था। अब थोड़ा मेरे शोर भी कम है, वरना ज़्यादा मेरा मुझे यहीं गुजार के सुकून मिलता था। तो रेडियो और टेलीविज़न में आपको क्या फ़र्क लगा? रेडियो का मज़ा अलग, मुझे रेडियो का बहुत ज़्यादा मज़ा है। टेलीविज़न का तो इतना शायद नहीं, मगर रेडियो का अपना ही मज़ा है। मुझे शुरू से यूँ समझ लें कि पहले दिन से आज तक मैं यहाँ पर, शुरू में मेरे सारे प्रोग्राम होते थे, नाइट शो भी, मॉर्निंग भी, लंच टाइम भी, फिर इवनिंग में भी। तो वो सारे करते करते मुझे इतना वो हुआ कि मैं बस मतलब यूँ समझ लें कि मैं घर में भी, मुझे अजीब लगता है, घर में ज़रा सा शो से 2 घंटे पहले यहाँ पहुँच जाता हूँ मैं। तो अभी भी अब जब आप घर जाएंगे इंशाल्लाह, या जब आप घर से आते हैं, तो क्या आपके घर पे FM 100 ही ट्यून हुआ होता है? घर वाले यही सुन रहे होते? पता नहीं, मुझे नहीं पता घर वाले। तो आप अपने घर पे सुनते हैं? मैं कभी कभी सुनता हूँ मैं। अच्छा, कभी कभी सुनता हूँ मैं, जो अपने हैं आरजे नदीम है, अयाज है, इनको कभी कभी सुनता हूँ मैं, खास तौर पे इस दरमियान में। अच्छा, वो अयाज, अब हमारे वाले वो जो लेट नाइट शोज करते हैं, अल्लामा अयाज, तो सामीन और नाजरीन को मैं किसी वक्त गुफ्तगू करूंगा तो बताएंगे कि अयाज मियां से हमारे क्या ताल्लुक है। सर वो वाले ताल्लुकात नहीं बताइएगा सर। कौन से वाले? मतलब कैसे ताल्लुकात है उनमें? ताल्लुकात में कैटेगरीज होंगे ना, वो तो नहीं, आप बताएं ना कौन से। मतलब वो बेचारे की थोड़ी सी है तो वो रहे ना बेचारा। अच्छा, बहरहाल हमारे इस वक्त हमारे प्रोग्राम जो कनाडा में करीम बख्श बलोच हमारे 95 से ही हमें सुनते आ रहे हैं। अरे वाह, करीम बख्श बलोच ये पहले कराची में होते थे, घूमते फिरते, अब कनाडा पहुंच चुके हैं। मतलब यहाँ से चलते हुए कनाडा पहुंच गए, चलते चलते कि चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता तो पहुंच ही गया आगे। तो कहते FM 100 नाम ही काफ़ी है, और हम भी FM के साथ साथ रेडियो आपका बेहतरीन दोस्त है जी। बहुत शुक्रिया करीम बख्श बलोच कहते हैं, और मेहमान को भी बहुत बहुत सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। बलोच साहब, आप कनाडा में कौन सी शहर में हैं? क्योंकि मैं अभी वापस आया हूँ और से। हाँ, इन्होंने मतलब कनाडा से करीम बख्श बलोच का पुरखुलूस सलाम कबूल फरमाइए सर। वालेकुम अस्सलाम, करीम बख्श कैसे, ठीक ठाक हैं? और इसके बाद साजिदा ज़हूर का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसलाबाद से आपके साथ हूँ जी। अरे वाह, फैसलाबाद बहुत खूबसूरत शहर है, क्योंकि मैं गया था कुछ 2-3 साल पहले। तो वहाँ के घर, वहाँ की कंस्ट्रक्शन, वहाँ के रोड, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। उससे लगा, अच्छा, प्लस इंडस्ट्रियल एरिया, और लोगों का जो खुलूस था, जिस तरह से हमसे मिल रहे थे, वो अपनी मिसाल आप है। क्योंकि मैं यूँ कहूँगा कि फैसलाबाद और गुजरांवाले के जो लोग हैं ना, वो बहुत ही खुलूस वाले हैं। और हमारा पंजाब जो है, वो पहले हम कहते थे, सुनते थे कि बलूचिस्तान या सिंध में मेहमानदारी, मेहमान नवाजी बहुत होती है, लेकिन हकीकतन पंजाब में भी मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा आप सबको बहुत रिगार्ड और बहुत सलाम
खासतौर पर फैसलाबाद और पूरे पंजाब वालों को। उसके साथ शबाना असगर का मैसेज है कि सलाम, कैसे हैं दोनों? वालेकुम सलाम जी, हम दोनों ठीक ठाक है माशाल्लाह से। नहीं, वो आपका पूछ रही हैं कि नहीं, कैसे हैं दोनों? आप दोनों, आप और भाभी का पूछ रही हो? नहीं, उन्होंने क्या कैसे हैं दोनों? आप तो उन्होंने घर छोड़ दिया। प्रोग्राम तो आपका है ना, मेरा थोड़ी ना है। मैं तो आज अच्छा जी, नहीं हूँ। मैं और मेरी बेगम बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह, आपकी दुआ से जी। और मेरी बेगम माशाल्लाह बहुत अच्छी बेगम है, बहुत अच्छी, बहुत दुख दर्द का एहसास और ख्याल करने वाली। मेरा जब मैं बेड पे पड़ा हुआ था तो मेरा ख्याल वाकई मेरे मतलब बच्चे ने और बेचों ने और बेगम ने बहुत ज़्यादा, बहुत लकी है। इसका मतलब है कि आपका दिल चाह रहा है कि ऐसी एक और भी हो आपके साथ। अब सर एक से वो कभी कभी दिल चाहता है, एक नहीं, एक जैसी दो, ऐसी दो एक और भी होती तो अच्छा था सर। भाभी इनकी एक टांग खराब हुई थी ना, अब दूसरी अभी सलामत है। उसके अलावा जी बातें सुन लें क्या? हो सकता है ये ना सुनो। नहीं, अजमल भाई आप शरीर हो गए थोड़े से, मैं देख। और हेरा आरिफ का मैसेज है और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, मैं कराची से हूँ और लेकिन काफ़ी अरसे से सिडनी में इसमें रहती हैं वो, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भाई, ऑस्ट्रेलिया में हमारा और अयाज का एक मुश्तरका दोस्त है निकू भाई मुजफ्फर, वो भी हैं। और मेरा कैसर साहब से सवाल है कि पूरे सिंध का और ख़ास तौर पर कराची का जो बदतरीन हाल है उसमें हुकूमत जिम्मेदार है या अवाम? देखिए, ताली दोनों हाथ से बचती है बहन। अवाम अगर जिम्मेदार हैं तो उनसे एक हाथ आगे हुकूमत भी है, ठीक है? ये ताली दोनों हाथ से बचती है। कोई एक अगर हम कहें कि जिम्मेदार है तो वो नामुनासिब सी बात होगी। दोनों बराबर के शरीक हैं। पूरे कराची के हवाले से भी देखें, टाउन प्लानिंग हमारे पास ख़त्म हो गई। एक बात मेरी, मैं थोड़ा सबक लूँ, ये आगाही के लिए ज़रूरी है। हुकूमत के पास एक इदारा होता है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग का मतलब यह है कि जो नई आबादी बननी है उसकी प्लानिंग होनी है पहले से। वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पर हमें पानी की लाइनें, गैस की लाइन, बिजली की लाइन, प्लॉटिंग, रोड्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। उसमें पार्क्स की जगह छोड़नी होती है, ग्रीन बेल्ट छोड़ना होता है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हुकूमत ने ये जिम्मेदारी दे दी प्राइवेट कंपनीज को या बिल्डर्स को। उन्होंने तो एक एक इंच बेचना है ना। अब मैं कराची की मिसाल अगर लूँ आपको, आप देखिए कि खालिद बिन वलीद रोड है या हैदराबाद है, जहाँ पर एक अगर 1000 गज का प्लॉट था जो कि एक फैमिली के लिए मख्तस था, आज वहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं और सैकड़ों फैमिलीज वहाँ रहती हैं। मुझे बताएं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा? वो हो नहीं सकता, क्योंकि टाउन प्लानिंग अब हमारे हुकूमत वाले कर नहीं रहे, वो तो उन्होंने प्राइवेट लोगों को दे दी है। और प्राइवेट लोग तो यही कोशिश करेंगे ना कि जितना मुमकिन हो सके उस गन्ने को निचोड़ के और उसमें से जूस निकाल सकते हैं वो निकालें। ये ख़त्म करके फिर अगला काम शुरू करना है, जबकि हुकूमत का ये काम होता है कि इन चीज़ों को मॉनिटर करे। तो ये दोनों बराबर के शरीक हैं, मैं यूँ कहूँगा इस बात को। हाँ जी, सही बात, हकीकत ये बात तो हकीकत है। और बात है कि हमारे यहाँ वो अगर देखें ना, वही लाइनिंग सिस्टम देखें, गटर लाइन, ये वो पुराने सिस्टम चले आ रहे हैं। वो अब एक जब वही घर के ऊपर एक, जहाँ एक फैमिली की जगह है वहाँ पर अगर 50 फैमिली रह रही हैं तो वो फिर वो सिस्टम कैसे होगा, कैसे काम करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। वही क्या करेगा? यही वजह होती है, जगह जगह देखें गटर उबल रहे हैं और लाइनें फट रही हैं, क्या हो रहा है? ये सारे मसाइल यही सोने पे सुहागा कि पूरे शहर का जो ड्रेनेज है वो बगैर ट्रीट हुए हम समंदर में फेंक रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा, समंदर में भी वो जगह जो कि किमाड़ी के साथ है और क्लिफ्टन के साथ है, और वहाँ हमने एक बड़ा सा फवारा भी लगाया हुआ है। हाँ, सही बात है। एक तो ये कि पूरे शहर का गंद बला फुजला वहाँ जा रहा है और वो फवारे की वजह से हवा में भी उड़ रहा है और हम कश्तियों में बैठ के वहाँ घूमने भी जा रहे हैं। क्या बात है। तो पता नहीं क्यों नहीं हम ये बातें सोचते। क्या बात है, जबरदस्त। एक चीज़ और कि आपने देखा होगा कि जो फुटपाथ्स हैं या पब्लिक गार्डन जो थोड़े बहुत कराची में बचे हैं, उनमें बाउजर्स आके गंदा पानी डाल रहे होते हैं। उस पर लिखा होता है कि ये पानी पीने के लिए नहीं है। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, उन पार्क्स में जहाँ पर बुजुर्ग आके नमाज पढ़ रहे होते हैं, बच्चे छोटे खेल रहे होते हैं, आप वो गंदा पानी वहाँ डाल रहे हैं। किसी को चोट लगे, कट लगे, जैसे ही वो आपका जख्म एक्सपोज होता है तो न जाने कितने जरासीम फौरन उसमें दाखिल हो जाते हैं। फिर उस जगह पर जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं, क्या वो पाक है? वो जगह, वो पानी पाक है? ये अरबाब इख्तियार को, अब ये हुकूमत की गलती है। यहाँ मैं कहूँगा ये हुकूमत की गलती है कि हमें अपनी इन चीज़ों को देखना है। अगर आप समझते हैं कि आप कराची के लिए दरख्त उगा रहे, पिछले दिनों अभी एक सोसाइटी में नाम नहीं ले रहा,
वहां पर कोई 30 साल पुराने दरख्त काट दिए। क्यों? क्यों जी, हमें बिल्डिंग बनानी है तो दरख्त काट दिए। अरे भाई, तो प्लानिंग कोई तरीके से करो, बजाय आप इस तरफ को बढ़ाने के आप दूसरी जानिब ले जाइए बिल्डिंग को। हमारे पास ये हमारी अपनी गलतियां हैं। इसमें हुकूमत भी शामिल होती है, इसमें एक इंडिविजुअल भी शामिल होता है। जब तक हमें आगाही नहीं होगी कि दरख्तों की कटाई के क्या नुकसानात हैं और इनके फ़वाइद क्या हैं, तब तक हम ये हरकतें करते रहेंगे और हमें इसका कोई ना तो अफसोस होगा ना दुख होगा। सही बात। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आते हैं कुछ कमेंट्स की जानिब आ जाएं एक बार फिर। मैं तो समझा आपने ब्रेक जो लिया, मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई, कोई सेंसर की बात आ गई जो आपने कहा नहीं रोको ब्रेक लेते हैं, ऐसे सर वो कट तो लगा दिया सर, दरमियान में कट लग गया सर। ये ज्यादती होती है सर, ये कट लग गया सर। कैसा दस्तूर जुबाबंदी है तेरी महफिल में, जहाँ बात करने को तरसती है जुबान मेरी। हाय 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 सर, क्या बात है सर। अजमल भाई, आप सही नहीं कर रहे सर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। चलें जी, ठीक है, आइए जरा कमेंट्स देखते हैं। कमेंट्स जनाब ये आते हैं जरा कमेंट्स की जानिब। और ये जनाब किथे गया दिल ला के। अच्छा जनाब, ये कैलगरी में होते हैं, कनाडा में, करीम बख्श बलोच ने कहा जी कैलगरी जी हाँ। और मैं होता हूँ। उसके बाद फिर अफजल भुट्टो साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं ये। और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबित साहब, और बेहतरीन प्रोग्राम सर, बहुत शुक्रिया एंड सलाम टू निजामानी साहब जी। वालेकुम सलाम भुट्टो साहब। और उसके बाद फिर जनाब नसीर खान का मैसेज है और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबित साहब, आज तो आप गेस्ट लग रहे हैं। कैसर भाई आपका बराबर इंटरव्यू कर रहे हैं, अल्लाह खुश रखे आपको। मैं शारजा से हूँ सर जी। होता ही है नसीब भाई कि अजमल भाई या और जितने भी हमारे होस्ट होते हैं, वो अपने जो मेहमान आते हैं उनसे तो बातचीत करते हैं, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उनकी पसंद नापसंद तो आप तक पहुँच जाती है, लेकिन इनका इंटरव्यू कौन करे? जैसे मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपके पसंदीदा रंग कौन सा है? सर मेरा पसंदीदा रंग जो है, एक तो जो पहना हुआ है काला, और एक रेड कलर, रेड शौक रेड जो है। और अपनी जो तालीम हासिल की वो शहर भावलपुर और कराची दोनों। भावलपुर से मेरी पैदाइश, बॉम्ब सिटी में रहा। अच्छा, ओके। भावलपुर तो मैं उर्दू स्पीकिंग सराय की नहीं हूँ मैं। नहीं वो बात नहीं है। अच्छा, ये सब पाकिस्तान है। नहीं बिल्कुल। मैं वो आगे कमेंट्स और शामिल कर लीजिए जरा सा, आपका इंटरव्यू रह जाएगा। अरे सर कोई बात नहीं सर। अच्छा, ये देखिए अच्छा, नहीं पता नहीं है कि मैं न जाने कितने साल लाइव ट्रांसमिशन करता रहा हूँ। अरे सर आपको सर मुझे पता ही नहीं सर, ऐसा होता है मुझे पता नहीं। आपको नहीं पता ना? नहीं मुझे नहीं पता। अरे सर बस ना वो फिर वो एक बात आ जाएगी। अच्छा चलिए ना, सवालात देखिए। अच्छा, डिफेंस क्रीक मैन में जो पानी शहर किससे आ रहा है वो सारा है भी पानी, फुजला का पानी, हम वहाँ बोटिंग करते हैं। सर मैंने यही अर्ज किया ना कि हमारे पास ये अनट्रीटेड जो वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर जो है पूरे, वो हम समंदर में क्रीक्स में डाल रहे होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया का भी। चले, ये तो फिर भी समंदर है। आपने मंछर झील का हाल देखा? मंछर झील में पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसकी वजह से आरबीओडी और एलबीओडी बने, जो कि फ्लॉप प्लान्स हैं। अब यार मैं क्या कहाँ ले जा रहे हैं अजमल भाई? आगे अगर हम ये गुफ्तगू अभी करेंगे ना, जो मैंने शुरू की थी, तो एक प्रोग्राम कैसे 20वें प्रोग्राम सर, इसमें तो एक प्रोग्राम का कई घंटे चाहिए इसमें। एग्जैक्टली एक घंटा तो कुछ भी नहीं, कई घंटे चाहिए। इसके बाद अफसर भुट्टो साहब कहते हैं जनाब मिसिंग माय बॉस जान मोहम्मद निजामानी साहब। और अच्छा, जानी मेरा छोटा भाई है, जान मोहम्मद जो है वो आपका बॉस है? अच्छा, छोटा भाई है मेरा, और वो इस वक्त है अमेरिका में। पहले हम लोग काम करते रहे TV 1 के लिए, उसके बाद जानी चला गया था अमेरिका में, और अभी भी वहीं पर है, माशाल्लाह इज डूइंग गुड। तो जनाब इसके बाद अच्छा थोड़ा सा जो है, ये तो हमारी गुफ्तगू चल ही रही थी, थोड़ा सा आते मुझे एक बताएं कि एंटरटेनमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आप माशाल्लाह प्रोडक्शन में भी आप 94 से प्रोडक्शन माशाल्लाह, वो एक तवील आपका तजुर्बा है प्रोडक्शन के हवाले से। आज जो आप देख रहे हैं प्रोडक्शन का, इस वक्त जो हाल देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं? 4 साल से प्रोडक्शन नहीं की। उसकी वजह यही है कि जो लोगों के रवैये हैं, रवैयों में यकसर बहुत तब्दीली आ गई है। पहले रवैये मुख्तलिफ थे, न्याजमंदी होती थी, वज़ादारी थी, अब रवैये यकसर मुख्तलिफ हो गए हैं। अच्छा, फिर बात होती है कि जी ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग कहाँ से है? हमारे जो दोस्त रहे या जिन लोग जो मोहसिन रहे, तो यूँ कहूँगा, उन्होंने जिस तरीके से हमारा ब्रॉटअप किया, या हमारी उर्दू की शीन काफ जिस तरीके से उन्होंने दुरुस्त कराया, फातिमा सुरैया भजिया साहिबा, शाहिद इकबाल पाशा साहेब,
अच्छा जी, इकबाल लतीफ़ साहब, ताजदार आदिल, अनवर मकसूद साहब, मोहम्मद अक्समीजो, क्या बात है, इन लोगों की जूतों का सदका है जो बेशक बेशक बेशक। अच्छा, अब यक्सर हुआ ये कि वो लोग रिटायरमेंट, उनकी रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसे असातिज़ा शायद नहीं मिले लोगों को जो कि उनकी सही से तरबियत कर सकें। देखिए, हम बचपन से सुनते आए हैं कि तालीम और तरबियत, तालीमी याफ्ता तो बहुत है, तो देखिए सबके पास है, तरबियती याफ्ता नहीं है। तरबियत तो तरबियत ही आपके रवैयों का तयन करती है कि आप किस क्लास के या किस आप कैसे इंसान हैं, यूँ समझिए आप। तो हो सकता है कि मैं आज के इस सिलसिले में मिसफिट हूँ, मिसकमिटमेंट समझ नहीं करते हैं। मुझे तो एक बात ये समझ नहीं आती कि हम सब मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर भी हम झूठ बोलते हैं, मिसकमिटमेंट्स करते हैं। समझते सब कुछ है, समझते सब कुछ है, मगर इन चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो मैं अपने आप को पहले देखता हूँ कि कैसर मुनाफिक तो तुम एक्सक्यूज मी। तो जब मैं ये तजाद देखता हूँ कौल व फेल का, तो मैं चुप करके बैठ जाता हूँ कि यार मैं चुप करके बैठ जाऊँ। मैं एक कमिटमेंट करूँगा किसी से और वो फुलफिल नहीं। पहले तो ये होता था कि मुझे पता था, अच्छा मैंने ज़्यादातर काम जो किया वो किया सीमा ताहिर साहब के साथ, TV1 के साथ, या जब उनका दूसरा चैनल वो हम वीकेंड वर्ल्ड करते थे PTV के साथ, PTV मैंने उनके साथ बहुत काम किया। फिर ज़ाहिर है दूसरे चैनल्स आए, उनके लिए भी प्रोडक्शंस की, लेकिन अब नहीं होता। हालांकि मैंने एडवर्टाइजिंग बहुत काम किया, मेरी कंपनी पाकिस्तान ब्रॉड PBA की मेंबर भी है, मैं मैगजीन भी निकालता रहा हूँ, अखबारात भी निकालता रहा हूँ और प्रोडक्शंस भी करता रहा हूँ, लेकिन अब जो कारोबारी मामलात हैं वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल। समटाइम्स तो इस तरह महसूस करता हूँ कि यार मैं थोड़े दिनों के मुल्क छोड़ के कहीं बाहर चला जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मतलब आना तो यही है ना। तो क्या ये मुनासिब है वैसे? मैं कैसे भाई कि इस वक्त हम देख रहे हैं अक्सरी से लोगों का यही रुझान है कि जो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं, मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं, फैमिलियों को मतलब शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये क्या मुनासिब है ये कि आप मतलब अभी तक तो आपको इज्जत शोहरत सब कुछ यहीं से मिला, पैसा यहीं से मिला, और अब यहाँ से कहेंगे चलो अब हालात ऐसे, चलो छोड़ के यार मुल्क छोड़ के शिफ्ट हो जाओ। अक्सरी से लोगों का यही हो रहा है इस वक्त। देखिए, एहसास महरूमी जब जन्म लेता है ना किसी शख्स के अंदर कि मेरे पास फला चीज़ नहीं है और दूसरे के पास है, और वो भी उसके पास यूँ है कि उस चीज़ के लिए उसने वो तगोदो, वो मेहनत नहीं करी, लेकिन फिर भी उसे मिल गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इतना करप्शन कर रहा है कि उसे चीज़ें आसानी से मिल रही हैं और मैं ईमानदारी से काम करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे फिर भी वो नहीं मिल रहा। सही मिसाल के तौर पे आप कराची शहर की सड़कों पे निकल जाएं तो आपको ट्रैफिक का एक जमे गफीर एक इज़ाम नजर आएगा, जो कि वन वे से भी आ रहे हैं, मतलब कोई किसी चीज के ऊपर किसी का कोई इख्तियार ही नहीं है। रॉन्ग साइड राइट साइड सब चल रहे हैं। रिक्शाओं को देखें, उनके पीछे कोई लाइट नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़ी बहुत बसें बची हैं उनमें ना रियर व्यू मिरर है, ना पीछे शीशा है, ना उनमें कोई इंडिकेटर, कुछ भी नहीं है। रोका किसको जाएगा? कार वाले को, मोटरसाइकिल वाले को। तो भाई यहाँ पर लाइसेंस जो आप बनता है उसका क्राइटेरिया क्या है? सही, मैं तो हल्फन ये कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर ड्राइवर लाइसेंस है तो 1986 से है, आज तक है, रिन्यू कराता हूँ। अभी भी टेस्ट दिए हैं मैंने, टेस्ट देने के बाद मेरा रिन्यू होता है। गुड, जबरदस्त। वो लोग जो छोटे बच्चे उनकी अभी मूछें भी नहीं आई, वो मैंने देखा रिक्शा चलाते, हाँ, रिक्शा चलाते हुए चिंचे चला रहे हैं, वो कोई रुकने वाला नहीं। सही बात है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब हमारे पास क्राइटेरियाज खत्म हो जाते हैं तो फिर ये हम एक कौम से हट के और एक क्या मैं कहूँ वो लफ्ज़ जिस तरह आपने फरमाया कि लोग बाहर जाना चाहते हैं, वो इसलिए जाना चाहते हैं कि उन्होंने दुनिया देखी है, वहाँ का निज़ाम उन्होंने देखा है, सिलसिला देखा है। आप यहाँ से दुबई चले जाएं, आपको अक्सर कानून की पासदारी नज़र आएगी। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, पाकिस्तान की आप रेटिंग उठा के देख लीजिए कि हम दुनिया में कहाँ फॉल कर रहे हैं। इसमें मेरा और आपका भी उतना ही कसूर है जितना किसी और का है। प्रॉब्लम यह है कि जो मुझे महसूस होता है, अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक, मैं गलत कह रहा हूँ, कि अब ये चीज़ें सही होती हुई मुझे अपनी ज़िंदगी में तो नज़र नहीं आती। ना हमारे पास कोई रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना किसी और किस्म का। तो जाहिर है जो आदमी जिसके आगे बच्चे हैं और वो थोड़ा बहुत उसके पास कोई माली वो इस्तेहकाम है, मुस्तहकम है, स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली,
तो वो उसकी कोशिश यही है कि वो बाहर चला जाए। लेकिन होता यही है कि 4 साल 5 साल बाद इंसान वापस अपने घर को लौट के ज़रूर आता है, इस उम्मीद पे कि शायद कोई बेहतरी आ चुकी होगी। पिछले दिनों भी एक हमारे एक सियासतदान ने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया कि जी जिन लोगों के बैंकों में पैसे पड़े हुए और वो 5 लाख तक तो हम देंगे, बाकी ज्यादा जो है उनकी हम जिम्मेदारी नहीं है हमारी। मतलब ये कोई बात करने की होती है? हमें आज तक ये समझ नहीं आया। मैं सियासतदानों को थोड़ा सा मरूद इल्जाम ठहराऊंगा कि क्या बात पब्लिकली करने की होती है और क्या बात नहीं होती। हम अनफॉर्चुनेटली उस दौर में रह रहे हैं जहां हमें खबर और प्रोपेगेंडा में फर्क करना नहीं आता। सही बात है, बिल्कुल सही, ये तो हकीकत है। अच्छा, मैं एक बात आपने की कि लोग यहाँ से बाहर जाते तो हमें सारी तमाम कानून की पासदारी में समझ में आ जाती, तो वही कानून की पासदारी में यहाँ क्यों नहीं करते? यहाँ कानून मतलब यहाँ नहीं, कानून तो है ना। देखिए, अब मार्किंग जो आप कराची के अगर मैं मिसाल दूं, जो रोड पे मार्किंग हुई हुई है, अगर आप अपनी लेन में गाड़ी चलाएंगे तो वो लेन सीधा आपको फुटपाथ में ले जाके मारती है। आप कभी चेक कर लीजिएगा, आपके अपने एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो है। अच्छा, फिर आपके पास कोई इंश्योरेंस का सिलसिला नहीं होगा। कोई दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। आप अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते हैं तो आपके साथ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। या हम 200 रुपए वाली इंश्योरेंस, वो भी फ्रॉडी है। अब वो भी नहीं है, वो भी मतलब उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता, वो 200 वाले का भी कहीं रिकॉर्ड नहीं है, पूरी दुनिया पेपर में वैसे एक सिलसिला होता है कि अकाउंटेबिलिटी, कि अगर मुझे किसी वजह से मुझे अगर अजमल के साहब की वजह से मुझे कोई नुकसान हुआ है तो उसके जिम्मेदार अजमल साहब हैं। बिल्कुल सही। और वो उसका तदारुक करेंगे। अब वो किस तरीके से करते हैं? वो एक तरीका होता है कि वो अपने एंड पे करें या फिर एक थर्ड पार्टी जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस, उसके बिल्कुल सही जरिए से करें। हमारे पास अभी बहुत सारी चीजें समझना और उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। उमर रियाज साहब का मैसेज है जनाब, कमेंट्स हैं फेसबुक पर, कहते हैं सलाम शोभी भाई, वालेकुम सलाम, लविंग टू लिसन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन विद ब्रदर कैसर, कीप इट अप, उमर फ्रॉम मैनचेस्टर। अरे वाह, मतलब आपकी जो सामीन है, आपकी जो फैन फॉलोइंग है अजमल शोभी साहब, मोहब्बत करने वाले वो पूरे दुनिया में माशाल्लाह माशाल्लाह बस मोहब्बत करने वाले सब। ये तो कभी आप अपने जो फैंस हैं, जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, वो आपके बारे में तो जानना चाहते हैं ना कि आपको कितना अरसा हो गया है शोबिज़ में। आपने रेडियो का तो बताया कि 95 से आप हैं, लेकिन इस शोबे से कब से वाबस्ता हैं आप? इस फील्ड से मैं तकरीबन 80 से 84 में आपको बताऊं कैसर भाई कि आपने बिनाका गीतमाला सुने होंगे कभी किसी दौर में कैसेट। बिल्कुल। तो 84 में मेरा पहला बिनाका गीतमाला कमर्शियल कैसेट मार्केट में आया था। और मैंने 83 में मैट्रिक किया सेंट पीटर से। बताने में कहना जरूरी था आपको ये। हाँ, अच्छा, बिनाका गीतमाला आपने किया? मतलब मेरा पहला जो कैसेट मार्केट में आया था बिनाका, नमस्ते बहनों भाइयों। वाह, अच्छा, तो ये मतलब हम तो वो कहानियां सुनते थे, कैसेट कहानियां होती थी, वो सुनते थे। तो मैंने वो मतलब वो किया। उसके साथ साथ फिर मैंने इकबाल चमकीला और इब्राहिम राज काका जो थे स्टेज के, इनके साथ स्टेज पे उस दौर इब्राहिम अली ऑडिटोरियम, उधर मैंने स्टेज पे काम भी किया इनके साथ। भाई मुझे याद पड़ता है उधर गार्डन के साइड पे वहाँ भी था। उसके अलावा कुछ मतलब काका के साथ मैंने काम किया स्टेज पे, इकबाल चमकीला के साथ, फिर जाकर सोल्जर का शुरू का दौर था जब शुरू का, तो इनके साथ स्टेज पे मैंने काम किया। मतलब स्टेज पे चलता रहा। स्टेज थिएटर से किनारा कशी इख्तियार करी और आप रेडियो की तरफ आ गए। रेडियो जब आया, जब ये रेडियो, तो वैसे मैं इससे पहले रेडियो पाकिस्तान में बड़े ऑडिशन दिए मैंने, ठीक है, मगर वो मतलब मुझे रिकॉर्डर्स जो थे वो बड़े सीनियर वहाँ, वो कहते थे अजमल परफेक्ट, और जब वो आगे प्रोड्यूसर के पास जाता था वो कहते नहीं यार मज़ा नहीं आया आपको अजमल साहब, फिर आप फिर आइएगा। मतलब वो जो हमारे रेडियो पाकिस्तान के लोगों का जो ख्याल वो यही रहा। उसी दरमियान में जब 95 में FM 100 लॉन्च हुआ तो हमारे एक दोस्त ने जो मुझे कहा कि यार तू वहाँ जा, मैंने कहा छोड़ यार, अब आज के बाद नहीं जाऊंगा। नाम तो लिया करें, जिसने अच्छाई करी उसका नाम लेना चाहिए। नहीं, वो मेरा दोस्त है बड़ा ज़बरदस्त, मेरा वो मानिक था मेरा दोस्त, उसका नाम, और वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट उनकी बहुत बड़ी शॉप थी रीगल पे, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी उनकी। उसने मुझे ज़बरदस्ती अपनी कसम दिखेगा कि जा, मैंने कहा छोड़ अब नहीं जाऊँगा मैं, मगर मैं उसके कहने पर ज़बरदस्ती यहाँ आया, ऑडिशन दिया मैंने, ऑडिशन दे के मतलब FM को मेरे को 2-3 दिन 4 दिन हुए होंगे ऐसे, तो बड़ी लोगों को ऑडिशन चल रहे थे ना, क्योंकि इनका प्रोमो चल रहा था FM 100 का कि जी अगर आप बोल रहे हैं आपकी आवाज़ अच्छी है, आप लोगों को अटैक कर सकते हो, आप आएँ हमारे साथ, हम आपको मौका देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं। जब आप यहाँ से शिफ्ट लाए और आपने रेडियो शुरू करा और अब साथ साथ आप जो है सोशल मीडियम पे भी लाइव जा रहे हैं, तो उस वक्त में और आज के रेडियो प्रोग्रामिंग में आपको फ़र्क क्या लग रहा है? मुझे तो वो दौर बड़ा अच्छा, मैनुअल दौर बड़ा अच्छा लगता था वो।
तो मतलब वक्त के साथ आप खुद को तब्दील नहीं करना नहीं, तब्दील तो हमने किया अपने आप को, यही बात है। मैं ये तब्दील हमने किया, मगर तब्दील हमने किया, मगर क्योंकि आज के वक्त के हिसाब से पीछे का जो वक्त है, जो वो हम कैसेट से लेके बैठ, मैनुअल जो दौर था हमारा, जब ये ना मोबाइल था ना ये सब कुछ भी नहीं था, मगर मोहब्बतें ज्यादा थी, मोहब्बतें आज हम क्लोज ज्यादा थे। मैं पता है आज भी, मैं इस वक्त आज ये बात कहना मैं कैसे मैं आपको बताऊं, आज मोहब्बत क्या है। आज हम जब 4 लोग बैठते हैं ना, तो क्या होता है कि हम मोबाइल लेके और भी कैसा खैरियत, उसके बाद मोबाइल में लग जाते हैं। अब 4 बैठे हैं, वो सब मोबाइल में लगे हैं। हाँ, वो इसलिए कि आज की टेक्नोलॉजी को हम अपनाना चाह रहे हैं ना। तो प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हम लोग, आप नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ प्लीज, एक जनरली हम इन जनरल में बात करूं कि हम पाकिस्तानी माजी में रहना पसंद करते हैं। अगर इस वक्त अजमल भाई मुझसे कहें कि यार आप अपने गीत की कोई फरमाइश करें, तो मैं कहूंगा आलमगीर साहब सुना दें या मैडम नूरजहां को सुना। यार 2023 में हमने कितने नए गाने प्रोड्यूस किए हैं, कितना नया म्यूजिक हमने प्रोड्यूस किया है? जीरो। यही वजह है, जीरो। दुनिया में न जाने कितनी फिल्में आ रही हैं, न जाने कितना म्यूजिक हो रहा है, हमारे पास जीरो। 95 से 2000 तक पाकिस्तानी म्यूजिक के ताइफे बैरून ममालिक जाते थे, अमेरिका, इंग्लैंड की पजीराई होती थी, शोज होते थे। आज कोई भी नहीं है। सही है। हम माजी में रह रहे हैं आज भी। पड़ोसी मुल्क की पंजाबी फिल्में तो पाकिस्तान में रिलीज हो रही हैं, लेकिन उर्दू फिल्में रिलीज नहीं हो रही। ये क्या पॉलिसी है? सही बात है। कोई है अरबाब इख्तियार अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो खुदारा आपसे ये इल्तिमास है कि मेहरबानी करें, अगर आपने सिनेमा को जिंदा रखना है तो अच्छी फिल्में, क्वालिटी फिल्में जिसमें कि पाकिस्तान की बुराई न की गई हो, उन्हें सेंसर के बाद यहाँ चलने की इजाज़त दी जाए। उससे सिनेमा मालिकान भी जिंदा रहेंगे और जो मुझ जैसे फिल्म मेकर्स हैं, हमें कंपटीशन मिलेगा। हम उनकी चीज़ें देखकर सीखेंगे और उनसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यस, मतलब कितने लोग जब होगा तो वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि पंजाबी, हमारे क्रिकेटर गए हुए हिंदुस्तान अभी मैचेस के लिए, वो इंडियन पंजाबी फिल्मों के डायलॉग बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पे बड़े मशहूर होने की कोशिश कर रहे हैं और टीवी चैनल्स वो दिखा रहे हैं। यार खुदा को मानो, दिस इज हिपोक्रेसी फॉर गॉड सेक। आप उनकी फिल्में यहाँ रिलीज कर रहे हैं तो सिर्फ पंजाबी जबान वाली क्यों? वो भी हमारे भाई हैं यार। हाँ, सही है, वो भी हमारे ही हैं, हम भी उन्हीं के हैं, तो उर्दू जबान वाली को क्यों नहीं आप रिलीज कर रहे हैं? या वहाँ जो सिंधी फिल्में बनती हैं आप उन्हें क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं? तो इस पर ज़रा सोचिए ज़रूर। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखिए, कहा जाता है कि देयर इज़ नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस, तो शोबिस को आप थोड़ा सा इनकरेज करें। जो मेरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, निहायत अदब से मैं बात कह रहा हूँ, और प्लीज़ इस पर ज़रूर सोचिएगा। बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल बहुत अच्छी। अच्छा, मैं नहीं चाहूँगा कि वक्त बड़ा मुख्तसर है हमारे उन लोगों के लिए आज, क्योंकि आपका माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा तजर्बा है इसके हवाले से, एंटरटेनमेंट शोबिस के हवाले से। हमारे बहुत सारे जो नया टैलेंट है वो बहुत बेचारा कहता है कि हमें मौका नहीं मिलता, हर जगह पर्ची चलती है। ऐसे क्या उनको क्या करना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे हमारा नेट, क्यों पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है हमारे, मगर मौका सबको नहीं मिलता, बस बेचारे परेशान घूमते, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो। तो क्या उनको क्या करना चाहिए? वैसे मैं सच बताऊं, उनको जाना चाहिए आज भी पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी का कोई भी सेंटर जो आपके शहर के करीब है, आप वहाँ जाइए। वहाँ जो भी जनरल मैनेजर साहब होंगे, आप उनसे रब्ता कीजिए, और मुझे अल्लाह से उम्मीद है जैसे मुझे पीटीवी पे मौका मिला, आपको भी मिल जाएगा। आप वहाँ ज़रूर कोशिश कीजिए। जब आप एक बार नेशनल नेटवर्क पे आ जाएंगे तो फिर दूसरे टीवी चैनल्स आपको खुद ब खुद उठा लेंगे। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई आसान रास्ता हो सकता है। पाकिस्तान टेलीविजन मेरा तो मदर इंस्टीट्यूशन वही है। नहीं, वो तो है, वो तो उस वजह से जो ऐसे नौजवान हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो दोस्त हैं, जो जानना चाहते हैं, बेस्ट वे आज भी पीटीवी है। आप उनसे रब्ता कीजिए और मैं समझता हूँ कि आपको मौका मिल जाएगा। अच्छा कैसर भाई, इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री हमारी जो बन रही है, रिवाइव हो रही है, क्या आप समझते हैं मतलब इंडस्ट्री ये रियली फिल्म बन रही है? क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि ड्रामा बड़ी स्क्रीन पर आ रहा है, फिल्म तो इसमें नजर नहीं आती, क्योंकि फिल्म और उसका मीडियम में बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क है। आप क्या कहते हैं? देखिए, एक बात अजमल भाई, होता ही है कि हम इंडस्ट्री कह तो रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री का एक पूरा सिलसिला होता है। हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ना ही ड्रामा इंडस्ट्री है। इसी मुल्क में आज से 8-10 साल पहले तस्वीर खिंचवाने को हराम करार दिया गया। बेशक, सही कहा आपने। और आज उन्हीं लोगों की टीवी चैनल, हाँ, उन्हीं की टीवी चैनल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये चीज़ तो पनप सकी नहीं। और फिर जुल्म ये हुआ कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में जितने भी हमारे फ़नून लतीफ़ा से लोग वाबस्ता थे, उनके ऊपर जो है ना लिमिटेशंस लगा दी गई थी। ज़िया साहब के दौर के बाद हमारे पास कोई नए शोरा नहीं आए, नए राइटर्स नहीं आए। एक मौका मिला जो कि
डाइजेस्ट में जो खवातीन आती थीं, उन्हें मौका मिला ड्रामा लिखने का और ऐसा ऐसा वो लोग आगे आए। लेकिन जो एक सीरियस माइंडेड लिटरेचर होता है वो नहीं आ पाया। तो हमारा ये अच्छा, एक चीज़ आपको आज भी बताऊं, बहुत सारे सामीन और नाज़रीन को नहीं पता होगा कि हम जब बैंक जाते हैं ना अकाउंट खुलवाने, तो उसमें एक फॉर्म भरा जाता है। उस फॉर्म में लिखा जाता है कि आपका शोबा या बिजनेस क्या है। तो मैं अगर लिखूंगा ना आर्टिस्ट या एक्टर, तो मुझे 50,000 का क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता आज भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूंगा किसी सरकारी इदारे का मैं एक छोटा मुलाजिम भी हूं, कोई पियून भी हूं, तब भी मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो हमारे पास आज तक इस शोबे को तस्लीम ही नहीं किया गया, इस वजह से सीरियस बिजनेस बन नहीं सका। बाहर की फिल्मों को आप देखें ना, तो शुरू में लिखा होता है फलाने बैंक की फाइनेंसिंग, फलाने इदारे की फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट की इतनी फाइनेंसिंग, ये ब्ला ब्ला ब्ला, एक पूरी लंबी फहरिस्त होती है जो उस फिल्म को बनाने में पैसा लगाते हैं। हमारे यहाँ एक प्रोड्यूसर जैसे आप हैं या मैं हूँ, हम 100% अपना सरमाया उसमें लगाएंगे और फिर मुंतजिर होते हैं कि हमें इजाज़त मिल जाए कि हम किसी सिनेमा में बिल्कुल सही है। फिर अगर मेरी फिल्म अच्छी है और एक फिल्म आपने बनाई है, तो आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उस सिनेमा से मेरी फिल्म हटवा देंगे। यही हो रहा है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो ये चीज़ सर्वाइवल फाइट ऑफ द फिटेस्ट है बेसिकली। और इस वजह से मैंने पहले कहा कि मुझे 4 साल हो गए मैंने प्रोडक्शन नहीं की है। मैं वकील अच्छा हूँ, हाई कोर्ट का लॉयर हूँ माशाल्लाह, और इमिग्रेशन की कंसल्टेंसी देता हूँ माशाल्लाह। मेरे दोनों बेटे भी लॉयर्स हैं माशाल्लाह। अब आपको लॉ के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, कोई मशवरा, कोई कंसल्टेंसी चाहिए, मैं हाजिर हूँ। और मेरा राब्ता अजमल साहब है, तो भैया मैं एक्टिंग के लिए मुझे बुला लेते हैं तो मैं एक्टिंग कर लेता हूँ जाके, अदरवाइज आई एम हैप्पी द वे आई एम। क्या बात है माशाल्लाह सर, आप बुलाते जो आप थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं ना, वो भी ऐसा पावरफुल करते हैं कि तमाम को भारी हो जाता है। वो मैं खुद भारी हो गया हूँ। हाँ, नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको सलामत रखिए बिल्कुल। और वाकई इसमें कोई शक नहीं है, हकीकत है ये कि जो इस तरह के सच्चे और खरे लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वो उनकी ज़बान रुकती नहीं। मैं वाकई इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं हकीकत ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम जो कहते हैं दिल का सच्चा होगा ना, वो उसकी ज़बान तो रुकती नहीं कभी। उसको कहते हैं ये बड़ा मुँहफट आदमी, भाई ये बड़ा मुँहफट आदमी है। हाँ, शायद मुझे पसंद भी लोग इसीलिए नहीं करते। अच्छा, ये वजूहत यही हकीकत यही हमारे यहाँ आजकल यही तो हो रहा है। जब भी तो वो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं भी कभी भी जाता हूँ कहीं, अभी 1-2 ड्रामे शूट पे गया, पीछे बता रहा था एक ड्रामे का था, हम टीवी के बहुत पहले भी एक्सीडेंट से पहले 4-5 साल पहले, तो वहाँ मैंने एक सीन तो उसने किया डायरेक्टर ने, उसका दूसरा सीन कर रहा था तो मैंने उसको ज़रा सा बोल दिया, मैंने कहा यार इसको यार इस तरह अगर कर लो ना तो अच्छा। जब वो सीनियर मेरे साथ थे उन्होंने कहा यार शो भी सही कर रहा है बिल्कुल, थोड़ा सा यार इसको देख लो इस तरह। और दूसरे दिन जो मेरा काम होना था, वो एडी का फ़ोन है कि यार वो अभी शूट आपकी आगे बढ़ा दी है, वो फिलहाल हुआ ही नहीं, वो आगे बढ़ गया, बढ़ गई आगे, खत्म हो गई कहानी। तो ये हमारे बर्दाश्त भी नहीं है ना असल में, और फिर हम जैसे लोग रुकते भी नहीं है। मसला ये भी हमारे साथ है कि हम कहते हैं यार झूठ जाने जैसे। वजह ये हो गई ना अजमल भाई कि पहले जिस तरीके से हम ड्रामे बनाते थे ना, तो हमसे टीवी चैनल खरीद लिया। अब हुआ ये कि टीवी चैनल ने अपनी प्रोडक्शन अपनी सबकी अपनी है, सबकी वो किसी ने अपने भाई के नाम पे बना ली, तो किसी ने बहन के नाम पे बना ली, किसी ने दोस्त के नाम पे बना ली, तो टीवी चैनल ने अपनी प्रोडक्शन बना ली। अब उसमें अच्छी प्रोडक्ट बने या बुरी बने, दे डोंट केयर, अपनी है ना, तो बस अपनी है। अच्छा, अवार्ड भी अपने अपने। अच्छा, ये कौन से अवार्ड्स हुए कि सब अपने अपने अवार्ड, मतलब ये भी कहानी क्या है कि वो जी बेस्ट एक्टर और बेस्ट कहानी और बेस्ट ड्रामा। आपको इतराज किस बात पे, अवार्ड पे है या मुझे और आपको अवार्ड ना मिलने पे? नहीं ना, मैं कहता हूँ कि सब एक जगह होकर, अगर एक जगह होना ये चाहिए कि आप जब आर्टिस्ट है तो मुल्क, पूरे मुल्क का आर्टिस्ट है ना वो यार, कि आपका अपना एक हम टीवी का अपना फलाना, ये नहीं। आप देखें तो बाकायदा आपको एक लाइन ड्रॉ नजर आएगी, जो टीवी एक चैनल पे नजर आ रहे होंगे ना एक्टर्स, वो दूसरे पे नजर नहीं आएंगे आपको, क्योंकि ये भी सिस्टम, ये भी तो सिस्टम है ना। तो ये भी तो सिस्टम है। इस वजह से जो है ना आर्टिस्ट बेचारा आज जो है ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इन जनरल और मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि आर्टिस्ट आज भी बेचारा है। मैं फिर कह रहा हूँ सब नहीं, मेजॉरिटी बेचारे हैं। वो अंडर इन्फ्लुएंस है टीवी चैनल्स के और प्रोडक्शन कंपनीज के, जो टीवी चैनल्स के साथ एफिलिएटेड है। हमारे पास आज के दौर में मेरिट नहीं है, और जिस माशरे में मेरिट नहीं होगा उस माशरे का यही हाल होता है जो आज हमारा हुआ हुआ है। गलत जगह पे गलत लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो सरकारी इदारे हों चाहे वो खानगी इदारे हों। तो माशरे में जब मेरिट का फुकदान होगा तो जो हम देख रहे हैं इस वक्त ऐसे ही होता है।
चले जी, बड़ी अच्छी बात है। आप क्या करें, वो कहते हैं ना छेड़ जन्मतों को न जाने दिल से नहीं क्या निकले। अभी तो गुफ्तगू बातें बहुत सारी थी मगर वक्त मुख्तसर पड़ गया। मगर कभी जो है इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि कैसर भाई को रात को बुलाऊंगा 2 घंटे की शो। मैं रात को नहीं आता भाई, मैं घर पहुँच जाऊँ खैर से भी। नहीं, अब खैरी से घर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। कहीं बुलाएंगे तो बड़े सुकून से बात करेंगे, क्योंकि अभी वक्त भी मुख्तसर है और बाद में वक्त अब पूरा हो चुका तकरीबन। तो इंशाल्लाह ताला सर आप आए, बड़ा अच्छा लगा, मौका में खुश हुआ। आपकी बहुत मेहरबानी, FM 100 की मेहरबानी और हमारे जो देखने वाले और सुनने वाले हैं, आप सबकी मेहरबानी कि आपने मुझे वक्त दिया और मेरी बातें अच्छी या बुरी जो भी हैं वो सुनी। और अगर कोई ऑफेंड हुआ हो तो भाई हाथ जोड़ के बहुत माजरत। इतनी अच्छी बातें सर, इतनी अच्छी बातें दूसरों से नहीं हुई जितनी अच्छी बातें आपसे हुई हैं। अजमल भाई छोड़े ना इन बातों को। नहीं सही कह, मैं सही कर, मैं तो ऑनियर बोल रहा हूँ भाई। इन्होंने वादा किया था बंद कबाब खिलाएंगे और कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, नहीं पिलाया, ना बंद कबाब मंगाया उन्होंने। सर मैं बिल्कुल अभी मंगाऊंगा, क्योंकि जहाँ ये दफ्तर है ना इसके अतराफ में बहुत सारे दफातर हैं और वहाँ पर बंद कबाब और ये चीजें इस वक्त यहाँ नहीं है। यहाँ सर यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे यार वो मंगाते सर। आप बैठे, आप बैठेंगे अभी तो आप जा रहे थोड़े नहीं, आप जाएंगे थोड़ा। तो मैं जा रहा हूँ ना। नहीं अभी कहाँ सर, अभी तो अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है और आपकी जाऊँ जाऊँ ने हमारा दिल निकाला है। वन्या वन्या जिकी कन्ने से वही वहदा कितरो। क्या बात है सर। तो इंशाल्लाह ताला अब आपसे इजाज़त चाहूँगा मैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहलत ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी पीर की रात को। और खुश रहें, सलामत रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि जो भी काम करें अपने मुल्क के लिए करें। जब हम अपनी फील्ड से मुखलिस होंगे, अपने काम से मुखलिस होंगे तो यकीनन वो हमारी मुखलिसी हमारे मुल्क के लिए होगी। इजाज़त चाहूँगा। आला निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।